आज का हमारा टॉपिक है सॉलिड्स। सॉलिड्स क्या होता है? सॉलिड हमारे स्टेट्स ऑफ मैटर्स में से एक स्टेट है। स्टेट्स ऑफ मैटर्स कितनी है? 3। सॉलिड्स, गैसेस एंड लिक्विड्स। तो हमने मैटर को इन 3 क्लासेस में कैसे क्लासिफाई किया? जिन पार्टिकल से मिलके हमारे पास मैटर बनता है, उन पार्टिकल्स के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो कितनी स्ट्रॉन्ग है, उसकी बेसिस पे हमने 3 क्लासेस में मैटर को डिवाइड कर दिया। सॉलिड्स, अगर हमारी जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन है बिटवीन द टू पार्टिकल्स और बिटवीन द पार्टिकल्स वो बहुत ज़्यादा है तो हमारे पास सॉलिड्स बन के आते हैं। अगर वो थोड़ी सी कम है तो लिक्विड्स बनते हैं। और अगर बहुत ही लूज है, वेरी लेस है हमारी फोर्स ऑफ इंटरेक्शन या अट्रैक्शन, तो हमारे पास गैसियस फॉर्म आ जाती है। तो हमारे पास स्टेट्स ऑफ मैटर कितने आए? 3। सॉलिड्स, लिक्विड एंड गैसेस। There are 3 states of matter: solid, liquid and gases. These 3 states are classified on the basis of intermolecular forces. In solids, the intermolecular force is very strong. ठीक है, वो जो उनके बीच। अच्छा, उसके बाद हम क्या देखते हैं कि जो लिक्विड्स होते हैं उनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें मूवमेंट पॉसिबल होती है। गैसेस में सबसे ज़्यादा मोशन देखा जाता है मॉलिक्यूल्स के बीच, और लिक्विड्स में गैसेस के कंपैरिजन में कम और सॉलिड्स में ना के बराबर। या हम कह सकते हैं कि इनके पार्टिकल्स में कोई मोशन नहीं होता है। अगर फिर भी देखा जाए बहुत ही ज़्यादा माइक्रोस्कोपिक लेवल पे, तो हमारे पास एक ही मोशन देखा जाता है सॉलिड्स में, और वो है वाइब्रेशनल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। वो इलेक्ट्रॉन्स अपनी ही जगह पे वाइब्रेट होते हैं और एक मोशन हमें दिख रहा होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स अपनी स्पेस छोड़ के कहीं और नहीं जाते। In solids, the intermolecular force is very strong and only one type of motion is seen in solids: vibrational motion of electron. E means electron. फिर क्लासिफिकेशन, हमने सॉलिड्स को 2 क्लासेस में डिवाइड किया हुआ है: क्रिस्टलाइन सॉलिड्स और एमॉर्फस सॉलिड्स। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स कौन से हैं? क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जो होते हैं इनका शार्प मेल्टिंग पॉइंट्स होते हैं। वो सॉलिड्स जिनका शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है वो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स कहलाते हैं, और सॉलिड्स जिनका कोई शार्प नहीं होता मेल्टिंग पॉइंट उन्हें हम एमॉर्फस सॉलिड्स कहते हैं। इनका क्या होता है, इनको जब हम जो एमॉर्फस सॉलिड्स होते हैं इनको धीरे धीरे, अगर टेम्परेचर की वजह से धीरे धीरे इनमें चेंजिंग आने लगती है। लेकिन जो हमारा क्रिस्टलाइन सॉलिड है इनमें कोई धीरे धीरे चेंज नहीं आती, इनमें एब्रप्ट चेंज आ जाती है। शार्प पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट। उसके बाद हम पढ़ेंगे, उसके बाद क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जो होते हैं वो एनाइसोट्रॉपिक इन नेचर है, और हमारे एमॉर्फस सॉलिड्स जो हैं वो आइसोट्रॉपिक होते हैं। व्हाट इज दिस आइसोट्रॉपिक एंड एनाइसोट्रॉपिक? आइसोट्रॉपिक एनाइसोट्रॉपिक एक ऐसा नेचर है जिसमें हमें बताया जाता है कि हमारी जो फिजिकल प्रॉपर्टी है वो हर डायरेक्शन में सेम है या फिर डिफरेंट है। अगर फिजिकल प्रॉपर्टी हर डायरेक्शन में सेम है तो हम उससे को कहेंगे कि वो फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, वो आइसोट्रॉपिक नेचर शो करती है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल हम क्या करेंगे, हमारे एमॉर्फस सॉलिड्स को लेके जाएंगे तो उसमें क्या होता है कि उसमें हम कोई भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेके चलें, कंडक्टेंस वगैरह लेके चलें तो वो हर डायरेक्शन में सेम बिहेव शो करेगी। लेकिन क्रिस्टलाइन में वैसा कुछ नहीं होता है। क्रिस्टलाइन में हम क्या करेंगे, जैसे हमारे टीवी स्क्रीन्स होती हैं कुछ जो बाहर से ग्लास लगाते हैं, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर हम उसको वर्टिकली रखते हैं तो हमें अच्छा दिखता है। ठीक है, लेकिन अगर हम उसको वर्टिकली नहीं, अगर हम उसको हॉरिजेंटली रखते हैं तो अच्छा लगता है, जैसे हमारा लेंथ होता है टीवी का। बट अगर हम उसको वर्टिकली रखते हैं तो हमें बिल्कुल ब्लैंक स्क्रीन दिखेगी, नहीं दिख रहा हुआ। वो क्या है, वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। जब हम उसको एक एक्सिस पे रख रहे हैं तो सही काम दे रहा है, लेकिन दूसरी ही एक्सिस पे वो हमें 0 के बराबर काम कर रहे हैं। चीज़ एक ही है लेकिन उसका बिहेवियर चेंज हो रहा है डायरेक्शन के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो इसे कहते हैं हम एनाइसोट्रॉपिक नेचर। तो एनाइसोट्रॉपिक नेचर किसका होता है? हमारे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का होता है।
जो हमारे एमॉर्फस सॉलिड्स का होता है, इनका क्या होता है, इनका आइसोट्रोपिक नेचर होता है। उसके बाद जो हमारे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं, ये जो होते हैं इनमें प्लेन फेसेस होते हैं। आगे जाके जब आप यूनिट्स पढ़ोगे, प्रिमिटिव यूनिट सेल वगैरह पढ़ोगे, तो उसमें आप देखोगे कि इनके फेसेस होते हैं, एजेस होते हैं, कॉर्नर्स होते हैं। हमारे एमॉर्फस सॉलिड्स में ऐसे कोई वेल डिफाइंड प्लेन्स नहीं होते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जो होते हैं उनकी एक परमानेंट, एक पर्टिकुलर सिमेट्री होती है, लेकिन हमारे एमॉर्फस सॉलिड में कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होती। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को लेके सिमेट्री का, ठीक है। इसीलिए हम क्या कहते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को हम कहते हैं ट्रू सॉलिड्स और एमॉर्फस सॉलिड्स को हम कहते हैं सूडो सॉलिड्स। एग्जाम्पल हमारे पास क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की आती है डायमंड, NaCl वगैरह, और हमारी जो एमॉर्फस सॉलिड्स है उसमें हमारे पास एग्जाम्पल आती है ग्लास, रबर, एटसेट्रा। अब बारी आती है हमारे पास सिमेट्री इन क्रिस्टल्स। सिमेट्री है क्या? सिमेट्री का मतलब ये है कि हमारे पास जो भी मटेरियल दिया हुआ है, जो भी हमारे हाथ में चीज़ दी हुई होगी, उसको हम कितनी बार सेम हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। क्या वो सेम हिस्सों में डिवाइड हो सकता है? अगर हो सकता है तो हम कहेंगे कि उसमें सिमेट्री पाई गई है। अगर हम उसको नहीं डिवाइड कर सकते हैं तो हम कहेंगे उसमें सिमेट्री नहीं है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं क्या करती हूँ, आपके पास एक सर्कल लेती हूँ या स्फेयर लेती हूँ, तो मैं क्या करूँगी, मैं इसके बराबर हिस्से कर सकती हूँ दो हाफ में। मैं इसको और कर सकती हूँ, तो हमारे 4 हिस्से जो आए वो क्या है, बिल्कुल सेम है। मैं अगर इसका और करूँगी तो फिर भी जितने हमारे पास आएंगे पीसेस, वो सब क्या होंगे, सेम साइज के होंगे। इसलिए हम क्या कहते हैं कि हमारे पास स्फेयर या सर्कल जो है ये बहुत सिमेट्रिक होता है। वैसे ही करके अगर मैं ऐसे करके कोई चीज़ बनाऊंगी तो क्या इसमें कोई सिमेट्री है? अगर मैं इसको ऐसे करके 2 हिस्सों में काट रही हूँ, ये वाला पोर्शन इसका जैसा दिख नहीं रहा है। अगर मैं इसको ऐसे करके भी काटती हूँ तो भी ये पोर्शन इसका जैसा नहीं दिख रहा है। तो ये जो भी मटेरियल है इसमें सिमेट्री एब्सेंट है और इसमें क्या है, सिमेट्री प्रेजेंट है। What is symmetry? Symmetry refers to a sense of harmonious proportion and balance. There are various types of symmetry, but here in solids we will study only 3: plane of symmetry, axis of symmetry and center of symmetry. क्या बोल रहा है, वही जो मैंने पहले कहा कि बराबर हिस्से में बंटने की जो भी हमें सेंस कहेंगे उसको हम क्या कहते हैं, सिमेट्री कहते हैं। और यहाँ पे हम सिर्फ प्लेन ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री को पढ़ेंगे सॉलिड्स में। प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या है, हम किसी भी चीज़ को प्लेनर तरीके से काटें तो वो क्या होगा, वो प्लेन जो होगा, जैसे हमने सेब काटना है तो सेब को लेके काटेंगे तो वो क्या, सेब जिस डायरेक्शन में काट रहा है तो वो एज ए प्लेन काट के 2 हिस्सों के बीच में एक पेपर रख दीजिए और फिर से जोड़िए सेब को, तो वो पेपर क्या कर रहा है, एज ए प्लेन वर्क कर रहा है। ये जो सिमेट्री हम करते हैं, चाहे वो प्लेन ऑफ सिमेट्री है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री है या सेंटर ऑफ सिमेट्री है, ये जिन भी हिस्सों से हम इसको इमेजिन कर रहे हैं कि 2 हिस्सों में बांट रहा है, 3 हिस्सों में बांट रहा है बराबरी, तो ये क्या है, ये सब इमेजिनेशन है। सॉलिड्स की सिमेट्री या आगे जाके आप ग्रुप थ्योरी पढ़ेंगे, उसको समझने के लिए आपके पास इमेजिनेशन अच्छी होनी चाहिए। तो अब क्या करेंगे, मैं आपको बताती हूँ प्लेन ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री को। When an imaginary plane divides a crystal in equal halves, it is प्लेन ऑफ सिमेट्री। हम सॉलिड्स में क्रिस्टल की स्टडी कर रहे हैं, इसलिए मैं यहाँ पे क्या बार बार बोलूँगी, क्रिस्टल की सिमेट्री, क्रिस्टल का डिवीजन, ठीक है। अदरवाइज आप किसी भी चीज़ की डिवीजन करके आप उसको सिमेट्री का नाम दे सकते हैं। सेब को काट रहे हैं, किसी बुक को काट रहे हैं, किसी चेयर को काट के एग्जांपल दे रहे हैं, तो वो आप किसी की भी सिमेट्री की बात कर सकते हैं। सॉलिड्स पढ़ रहे हैं हम, सॉलिड्स में हम क्रिस्टल्स पढ़ रहे हैं, इसलिए हम कहेंगे यहाँ पे क्रिस्टल लेके बात करेंगे। व्हेन एन इमेजिनरी प्लेन डिवाइड्स ए क्रिस्टल इन इक्वल हाफ, इट इज प्लेन ऑफ सिमेट्री।
अच्छा, उसके बाद हम आते हैं एक्सिस ऑफ सिमेट्री पे। इट इज एन इमेजिनरी स्ट्रेट लाइन अबाउट विच इफ द क्रिस्टल इज रोटेटेड इट विल प्रेजेंट दिस इट विल रोटेट इट will present the same represent or present the same appearance more than once during the complete revolution। नीचे मैं डायग्राम्स में आपको समझा दूंगी। हम क्या करेंगे, जब हम एक्सिस ऑफ सिमेट्री की बात करते हैं तो हम क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट्स में जो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस करते हैं उनको लेके हम समझेंगे। एक्स वाई और जेड एक्सिस को लेके जो हम करेंगे, हम क्या करेंगे, किसी भी मॉलिक्यूल में सबसे पहले एक्सिस ड्रा करेंगे, उसके बाद हम किसी एक एक्सिस को पकड़ के उसको रोटेट करवाएंगे उस एक्सिस के थ्रू। तो चाहे आप 180 डिग्री रोटेट करवाओ, 120 डिग्री रोटेट करवाओ, तो उससे पता चलेगा, ताकि जितने डिग्री रोटेट करवाओगे आपको हर रोटेशन के बाद जो भी इमेज मिलेगी उस पहले वाले मॉलिक्यूल की या जो भी आपके पास मैटर है उसकी, तो वो क्या होनी चाहिए, रिजेंबल करनी चाहिए, एक दूसरे के साथ सिमिलर होनी चाहिए। उसके बाद आती है आपकी सेंटर ऑफ सिमेट्री। सेंटर ऑफ सिमेट्री में भी क्या होता है कि हम एक सेंटर के थ्रू एक इमेजिनरी लाइन पास करवाते हैं और वो उस सेंटर से बोथ साइड्स जब हम इक्वल डिस्टेंस पे देखें तो वो सेम आइंस कटाइंस या फिर आप कह सकते हैं सब कोई भी इंटीजर लीजिए, अल्फ़ाबेट लीजिए, जब दो सेम चीज़ों को वो क्या करेगी, टच करेगी एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, तो हम कहेंगे कि उस कंपाउंड में, उस मटेरियल में सेंटर ऑफ सिमेट्री है। Center of symmetry is such a point in crystal when a line is drawn. This is imaginary line. When an imaginary line is drawn through it, the line reaches at equal distance in both or opposite. Opposite means हम center से बाहर की ओर जा रहे हैं, दो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। एंड टचेस सेम एंड्स। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाती हूँ। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री के लिए आप देखिए यहाँ पे, अगर ये आपका क्रिस्टल है, क्यूबिक क्रिस्टल है, तो आप क्या करोगे, इसको दो इक्वल हाफ्स में जब काटोगे, आपको दिख रहा है कि नहीं, कलर नहीं दिख रहा, जब आप इसको काटोगे तो ये क्या होगा, ये आपके पास प्लेन ऑफ सिमेट्री हो जाएगी। तो आपके पास यहाँ पे दो स्मॉल इक्वल पार्ट्स मिल जाएंगे यहाँ पे। और वैसे हम क्या करेंगे, ये प्लेन ऑफ सिमेट्री, दूसरा हम क्या करेंगे, एक प्लेन ऐसे करके ड्रा करेंगे, ऐसे करके ड्रा करेंगे एक प्लेन डायगोनली। तो वहाँ पे भी हम क्या कहेंगे, हमारे पास ट्राइंगल्स की शेप में, हमारे पास क्या होगा, ट्राइंगल की शेप में दो क्यूब्स के हिस्से मिल जाएंगे, एक क्यूब के दो ट्राइंगुलर हिस्से मिल जाएंगे। ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका प्लेन आ जाएगा यहाँ पे, डायगोनल प्लेन। ठीक है, तो ये क्या है आपका, हम कहेंगे कि इस क्यूब में आपके पास प्लेन ऑफ सिमेट्री पाई गई है। ठीक है, तो इसने क्या किया, इसको दो इक्वल हिस्से में डिवाइड किया। हो सकता है आप इसको एक और प्लेन यहाँ से ड्रा करो तो आपके चार इक्वल हिस्से आ जाएं। ऐसा होना चाहिए, जितने भी आप हिस्से करें, ज़रूरी नहीं है दो, दो से ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन सारे क्या होने चाहिए, एक दूसरे को लेके सिमिलर होने चाहिए, रिजेंबल करने चाहिए। फिर बारी आती है हमारे पास एक्सिस ऑफ सिमेट्री। ये हमारे पास एक मैंने क्यूब दिखाया, तो इसको मैं क्या करती हूँ, इस एक्सिस के थ्रू रोटेट करवाती हूँ। ये मैं अगर ऐसे करके, यहाँ पे मैंने वाई एक्सिस ली है, बाकी एक्स और जेड एक्सिस में आपको शो नहीं करूँगी। तो मैंने क्या किया, इस एक्सिस के थ्रू इसको मैंने यहाँ की ओर एंटी क्लॉकवाइज क्या क्या रोटेट करवाया। आपकी मर्जी, आप इसको क्लॉकवाइज भी रोटेट करवा सकते, आपका दिल करे तो आप इसको एक्स एक्सिस के थ्रू भी रोटेट करवा सकते हैं। तो मैंने इसको जब रोटेट करवाया तो मैं क्या करती हूँ, आपको पता चले, ताकि ये मैं क्या करूँगी, यहाँ पे आपका शेडिड पोर्शन जो है, जब मैंने इसको रोटेट किया तो ये शेडिड पोर्शन इस साइड आ गया। ठीक है, ये शेडिड पोर्शन इस साइड आ जाएगा।
तो अगर आप शेडेड पोर्शन को इग्नोर करोगे तो आप क्या देखोगे, ये दोनों चीज़ें एक जैसी आपको दिख रही हैं। सिर्फ ये क्या है, आइडेंटिकल नहीं है। आपको आइडेंटिकल और सिमिलर में फ़र्क पता होना चाहिए। मतलब ये एक दूसरे की मिरर इमेज तो है, लेकिन ये एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोजेबल नहीं है। तो अगर आपको एक रोटेशन पे किसी भी एक्सिस पे रोटेट करने से हमें क्या कहते हैं, उसकी जैसी रिजेंबल करती हुई इमेज मिलती है, तो दैट मीन्स हमें क्या है, वहाँ पे उस मॉलिक्यूल में क्या मिल रहा है, हमें एक्सिस ऑफ सिमेट्री मिल रही है। अब हम बात करेंगे यहाँ पे सेंटर ऑफ सिमेट्री की। अगर मैं यहाँ पे इसको एज ए सेंटर मान के चलती हूँ तो क्या करूँगी, मैं यहाँ से एक एक्सिस, इमेजिनरी एक्सिस क्या कर रही हूँ, पास कर रही हूँ, इमेजिनरी एक्सिस पास कर रही हूँ। इसको आप सेंटर मान के चलिए और ये एक्सिस कहाँ पे क्रॉस करेगी, ये बैक पोर्शन है, डायगनली जैसे देखा जाता है बैक से आएगी और फ्रंट वाले कॉर्नर से निकल के जाएगी। तो ये क्या है, इक्वल इक्वल डिस्टेंस है। यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ तक भी वो डिस्टेंस है। दैट मीन्स यहाँ पे क्या है, सेंटर ऑफ सिमेट्री है। ये मैंने क्यूबिक के थ्रू आपको समझाया। अगर मैं आपको इसको प्लेन को लेके समझाऊं, ये आपके पास एक प्लेन है जिसमें मैंने इसका नाम ए दिया, एक दिया, इसको दो दिया, इसको एक दिया, इसको दो दिया। अब क्या करूँगी मैं, अगर ये इसका सेंटर है, ये सेंटर है और हमारे पास एक इमेजिनरी लाइन में ड्रॉ कर रही हूँ, इसने इस कॉर्नर से यहाँ तक जितना डिस्टेंस कवर किया उतना ही डिस्टेंस करने के बाद ये कहाँ पे टच कर रहा है, वन पे टच कर रहा है। यहाँ भी किसको टच करके आ रहा है, वन को टच करके आ रहा है। इसका मतलब यहाँ पे सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। लेकिन अगर ऐसा ही मैं क्या करूँ, यहाँ पे करूँ, ये यहाँ पे 1, ये 2, ये 3, ये 4, भले ही यहाँ पे मैं इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करके देखूँ, ये इमेजिनरी लाइन मैं ड्रॉ कर रही हूँ, ये यहाँ से इक्वल डिस्टेंस पे कवर आके कॉर्नर पे तो पहुँच रहा है, लेकिन टच किसको कर रहा है, 3 को, और यहाँ किसको टच कर रहा है, 1 को। इसका मतलब मैं क्या कहूँगी, इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री एब्सेंट है, लेकिन इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। सेंटर ऑफ सिमेट्री के होने के लिए हमें क्या करना चाहिए, जब ये सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही होती है हमारी लाइन, तो वो सेम चीज़ों को टच करनी चाहिए, तभी जाके सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगी। अब हम पढ़ते हैं हमारे पास स्पेस लेटिस सॉलिड्स के बारे में। सॉलिड्स क्या होते हैं, सॉलिड्स जो होते हैं बने होते हैं कुछ स्ट्रक्चर रिपीटेड यूनिट्स से बने हुए होते हैं। वो जो रिपीटेड यूनिट्स होते हैं वो सेम स्ट्रक्चर के होते हैं, तो उनसे बहुत बड़ा स्ट्रक्चर जब बना हुआ होता है जिसमें 10, 12, 15, 16 यूनिट्स होंगे सेम स्ट्रक्चर के, तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम स्पेस लेटिस कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, घर बनाने के लिए हम क्या करते हैं, बहुत सी ईंटें एक जगह पे अरेंज करके रखते हैं। बहुत सारी ईंटें क्या करते हैं हम, ऐसे एक जगह पे, मतलब स्क्वायर शेप में, डिब्बे, एक छत के कमरे की शेप में हम क्या करते हैं, उसको तह करके रखते हैं। तो उसको हम क्या कहेंगे, वो एक स्पेस लेटिस बन जाता है। लेकिन वो किससे बना है, बार बार हमने किस चीज़ों का रेगुलरली अरेंज किया हुआ है, ईंटों को। तो ईंट उस पूरे उतने स्ट्रक्चर, बड़े स्ट्रक्चर के लिए एज ए बेसिक यूनिट काम कर रहा है। तो यूनिट जो होगा उसका, स्ट्रक्चरल यूनिट क्या होगा उस उतने बड़े ईंटों के ढेर का, हमारी एक ब्रिक, ठीक है। वैसा ही हमारे पास यहाँ पे होता है कि ऑल क्रिस्टल्स कंसिस्ट ऑफ रेगुलरली रिपीटिंग array of atoms, molecules or ions, and the geometrical form consisting this regular repetition of points is called space lattice. These space lattice can be broken into smaller blocks of same structure called unit cell. For example, आपके पास बहुत सी रिपीटेड यूनिट सेल जो होते हैं, एक यहाँ पे है, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, ऐसे करके बहुत से यूनिट सेल आपके पास
आपके पास एटम्स है, यूनिट सेल नहीं, आपके पास एटम्स ऐसे करके रिपीटेड है, यहाँ पे है, दूसरा इससे इक्वल डिस्टेंस पे है, फिर ऐसे करके इक्वल डिस्टेंस पे है, फिर जो दूसरी लाइन में आपका एटम आएगा यहाँ पे आएगा, ऐसे ऐसे करके, तो ऐसे रेगुलर, एक रेगुलर रिपीटेशन मोमेंट पे ये क्या अरेंज किए होते हैं एटम्स। तो अगर हम क्या करते हैं, उन एटम्स को अच्छे से विदाउट एनी डिस्टर्बेंस स्टडी करने की कोशिश करें, तो हमने कहा कि उनको क्या करेंगे, हम इमेजिनरी लाइन से ज्वाइन करके देखते हैं। तो हम उनको इमेजिनरी लाइन से ज्वाइन करके देखते हैं, तो हमारे पास ऐसे इतना बड़ा एक जाल जैसा दिखता है, जिसको हमने क्या कहा, स्पेस लेटिस कहा। अगर हम इस स्पेस लेटिस का एक रेगुलर पीस निकाल के देखें, एक जैसा, ये पूरे स्पेस लेटिस को बनाने के लिए एक जैसा स्ट्रक्चर हम ढूंढने की कोशिश करेंगे, तो उस एक यूनिट स्ट्रक्चर को हम कहते हैं यूनिट ऑफ दैट स्पेस लेटिस। ठीक है, स्पेस लेटिस का यूनिट जो कि हमारे पास यहाँ पे है, ऐसा होगा हमारा स्पेस यूनिट। स्पेस लेटिस का एक जो स्ट्रक्चर्ड यूनिट है उसको हम यूनिट सेल कहते हैं। वो इस तरीके से दिखेगा, जिसकी कुछ एजेस होंगी प्रॉपर, कॉर्नर्स होंगे, फेसेस होंगे। ठीक है, उसकी एज लेंथ होगी प्रॉपर, उसके दो फेसेस के बीच एंगल्स होंगे जिनको हम इंटरफेशियल एंगल्स कहते हैं। इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट of space lattice. What unit cell is the smallest unit of space lattice? It has 6 faces, 8 corners, 12 edges. उसके बाद हमें क्या बताया गया, ये तो आ गया हमारे पास यूनिट सेल। हमारा जो यूनिट सेल है इसको भी आगे क्या किया, डिवाइड कर दिया गया। यूनिट सेल क्या होता है, यूनिट सेल के पास हमारे पास ऐसे करके क्या होते हैं, एटम्स, आयंस या फिर मॉलिक्यूल्स होते हैं कॉर्नर्स पे। कहाँ पे, कॉर्नर्स पे। तो कॉर्नर्स पे ऐसे करके हमारे, आप ये जो लाइंस दिख रही है ना, ये सारी इमेजिनरी लाइंस होती है। एक्चुअली हमारे पास सिर्फ क्या होते हैं, ये एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो हम क्या कहते हैं कि अगर हम इनको, जैसे हम लेज़र लाइट्स करते हैं, बस वैसा ही समझो कि ये लेज़र लाइट्स हैं। ठीक है, तो ये ज्वाइन करके हमारे पास एक स्ट्रक्चर जैसा दिख रहा होता है। तो हमारे पास मोस्टली ऐसा स्ट्रक्चर दिख रहा होता है हमारे ट्रू सॉलिड्स में। तो ये क्या होता है, ये जो यूनिट सेल होता है और जिसके सिर्फ कॉर्नर्स, ये क्या होते हैं, ये हमारे पास कॉर्नर्स होते हैं। हमारे पास कॉर्नर्स कितने हैं, 8, और हर कॉर्नर पे एक यूनिट जो होगा, जो भी, जिसको आप पॉइंट को हो, यूनिट को हो, एटम, आयन, जो आप कहना चाहते हो कहो समझने के लिए, वो लोकेटेड होता है। और इसके अलावा भी, इन एडिशन टू दीज पॉइंट्स एट द कॉर्नर्स, हमारे पास ये पॉइंट कहीं और भी ऐड होते हैं। अगर हमारे पास यूनिट सेल में सिर्फ कॉर्नर पे ही हमारे पॉइंट्स हैं, तो हम उसको कहते हैं प्रिमिटिव यूनिट सेल। ठीक है, क्या कहते हैं, प्रिमिटिव यूनिट सेल। या फिर हम उस प्रिमिटिव यूनिट सेल को हम सिंपल क्यूबिक सेल भी कहते हैं। लेकिन जब हमारे इन एडिशन टू कॉर्नर्स बाकी जगहों पे भी हमारे यूनिट्स होते हैं, पार्टिकल्स अटैच होते हैं, तो उनको हम कहते हैं नॉन प्रिमिटिव सेल्स। नॉन प्रिमिटिव सेल्स या फिर कॉम्प्लेक्स यूनिट सेल्स। उसमें क्या होता है, या तो किसी के बॉडी के सेंटर में होगा हमारा पार्टिकल, या किसी फेस पे होगा, या फिर एज पे होगा। ठीक है, तो अब उसकी बेसिस पे हमने क्या किया, नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल्स को भी आगे 3-4 हिस्सों में बांट दिया। अगर हमारे पास हर एज पे एक पार्टिकल चिपका हुआ होगा, हर एज पे, ये एक एज यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे करके, तो वो हमारे पास बनेगा एज के सेंटर में है। एज के सेंटर में है तो हम कहेंगे एज सेंटर्ड सेल। अगर ये फेस पे है, हर फेस पे 6 फेसेस हैं, हर फेस के सेंटर पे एक पार्टिकल अटैच्ड होगा, तो हम कहेंगे फेस के सेंटर में पार्टिकल है जी, इन एडिशन टू कॉर्नर्स। तो कॉर्नर्स को तो तब हम मानेंगे नहीं, क्योंकि हम तो कह रहे हैं कि हर यूनिट सेल में क्या है, कॉर्नर्स पे पार्टिकल होते हैं अटैच्ड। लेकिन अब कॉम्प्लेक्स में उसके अलावा भी होते हैं, तो हम जहाँ पे वो एडिशनल पार्टिकल होगा उसी के बेसिस पे हम नाम देंगे। तो हमारे पास क्या है, अगर फेस पे तो हम कहेंगे फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, या फिर क्या कहेंगे हम, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। अगर बॉडी के बीच में होगा, जहाँ पे हमारी सेंटर ऑफ सिमेट्री का पॉइंट आता है, अगर हम एक क्यूबिक यूनिट सेल की बात करें, तो अगर उस पॉइंट पे हमारे पास पार्टिकल अटैच्ड है,
तो वहाँ हम कहेंगे उस यूनिट सेल को हम कहेंगे बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। तो इसकी बेसिस पे हमारे पास कितने आए, कॉम्प्लेक्स क्यूबिक यूनिट सेल या फिर नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, एज सेंटर्ड यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल और एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। हम क्या करेंगे, जैसे मैंने कहा कि सब के पास हमारे पास कॉर्नर्स पे होते हैं। ये हमारा बॉडी सेंटर है। अगर आप इसको बॉडी सेंटर मान के चलो, बॉडी सेंटर मान के चलो तो आपके पास एक पार्टिकल यहाँ पे सेंटर में होगा। एक पार्टिकल कहाँ पे होगा, सेंटर में होगा। ये फेस सेंटर मान के चल रहे हैं हम, फेस सेंटर। तो हर फेस पे एक पार्टिकल होगा। ये अपर फेस है, ये अपर फेस है। वैसे ये क्या होगा, ये लो राइट वाला फेस है। वैसे ये लोअर फेस होगा, ये लेफ्ट वाला फेस होगा और ये पीछे वाला और फ्रंट वाला फेस होगा। मैं यहाँ पे शो नहीं करूँगी। तो हर फेस पे क्या होगा, एक पार्टिकल अटैच्ड होगा एक। और यहाँ पे मैं क्या दिखाऊंगी, एक बैक वाला एक फ्रंट वाला फेस, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे तो मैं आपको प्लेन पेज पे दिखा नहीं सकती फ्रंट और बैक फेस, तो ये मैं आपको ऐसे दिखा रही हूँ। तो हमारे पास कितने फेसेस हैं, 6 फेसेस हैं, इसलिए मैंने ये जो एडिशनल पार्टिकल्स दिखाए हैं 6 दिखाए हैं। उसके बाद हमारे पास बात होती है एज फेसेस की। तो ये हमारे पास कितने एजेस हैं, 12 एजेस होते हैं हमारे पास। तो हर एज के सेंटर में हमारे पास पार्टिकल अटैच्ड होगा, तो ये बनेगा हमारा एज सेंटर्ड। उसके बाद हमारे पास बात आती है हमारे एंड सेंटर्ड की। एंड सेंटर्ड फेस क्या होता है, जब भी हम कोई चीज़ शुरू कर रहे होते हैं और उसका दूसरे एक एंड पे अगर स्टार्टिंग होती है तो दूसरे एंड पे क्या होता है, एंड होता है। यहाँ से अगर मैंने स्टार्ट किया तो यहाँ पे आगे क्या करेगा, ख़त्म हो जाएगा। तो ये एंड और स्टार्टिंग पॉइंट और एंड क्या आ रहा है, अपोजिट आ रहा है एक दूसरे के। तो वैसे करके हम क्या करेंगे कि अगर किन्हीं दो अपोजिट फेसिस पे पार्टिकल अटैच्ड है इन एडिशन टू पार्टिकल्स एट कॉर्नर्स, तो हम क्या कहेंगे, उस यूनिट सेल को हम कहते हैं एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। क्या कहते हैं, एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। तो ये अपोजिट फेसिस में लेके चल रही हूँ, तो एक पार्टिकल यहाँ पे एक पार्टिकल यहाँ पे। आपका मन करे तो आप ऊपर और लोअर वाले को लेके चलोगे, अपर और लोअर फेस पे अटैच करवा के पार्टिकल बन जाएगा एंड सेंटर्ड सेल। तो ये जो आपको बताया था, ये जो आइडिया दिया था कि इन एडिशन टू कॉर्नर्स हमारे जो ये पॉइंट्स पार्टिकल्स हैं ये अटैच्ड कहाँ पे होते हैं, कहीं पे बॉडी के सेंटर में, कहीं फेस के सेंटर में, कहीं एज के सेंटर में। तो ये सारा कंसेप्ट हमें दिया था ब्रेवियास ने। ब्रेवियास एक साइंटिस्ट था। तो इसीलिए हम इस टाइप के जितने भी हमारे पास क्या आते हैं क्यूबिक सेल्स आएंगे, हम इनको ब्रेवियस लेटिस सेल्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्रेवियस लेटिस सेल्स कहते हैं। हमारे पास देयर आर टोटल 14 ब्रेवियस लेटिस सेल्स। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट में अगली वीडियो में बताती हूँ।